यस, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन पूछा था कि एमजे स्क्लेडेन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, और ये ऑब्वियस ही बात है, और आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, ये हमारे जर्मन के हैं, ये जर्मन है। फिर हमने क्वेश्चन पूछा था कि इसमें दो साइंटिस्ट के नाम बताए थे हमने, एमजे स्क्लेडेन और थियोडर स्क्वान। थियोडर स्क्वान, ठीक है। हमारे जो थियोडर स्क्वान है, हमने ये देखा एमजे स्क्लेडेन और थियोडर स्क्वान। ये जो हमारे थियोडर स्क्वान है, ये कहाँ के थे? तो ये हम यहाँ पे बताते हैं, ये हमारे ब्रिटिश के थे, ठीक है, यानी इंग्लैंड के थे, और ये जर्मनी के थे, सो जर्मन थे, ठीक है। और एमजे स्क्लेडेन बॉटनिस्ट थे कि जूलॉजिस्ट थे? तो एमजे स्क्लेडेन बॉटनिस्ट थे, और थियोडर स्क्वान जूलॉजिस्ट थे। हमने ये होमवर्क दिया था, ठीक है, हमने होमवर्क दिया था कि एमजे स्क्लेडेन कौन थे? तो जर्मन के थे, बॉटनिस्ट थे। थियोडर स्क्वान कहाँ के थे? ब्रिटिश थे और जूलॉजिस्ट थे। ये हमने होमवर्क दिया था, राइट। और आपके जो एनसीईआरटी के बुक में है, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 1838 में मैथ्यू स्क्लेडेन ने ये शुरुआत किया था सेल थियरी का, 1838 में। फिर अगले ही साल थियोडर स्क्वान 1839 में कुछ थियरीज दिए, ठीक है। और फाइनली ये दोनों लोग मिलाकर हमारे एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए, ठीक है। और उनका जो स्टेटमेंट था वो किस साल में था? तो उनका स्टेटमेंट 1855 में था, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो जो है वो 1855 में अपना स्टेटमेंट दिए। एनसीईआरटी का डेटा बता रहे, ठीक है, ये क्या है? ये एनसीईआरटी का डेटा है। रुडोल्फ विर्चो आपके एनसीईआरटी में जो दिया है, हम बता रहे हैं, और ये जो एनसीईआरटी का डेटा होता है, यही अप्रूव किया जाता है, मतलब इसी को माना जाता है कि यही सही है। भले ये कितना भी चेंजेस हो सकता है, मे बी बहुत सारे एनसीईआरटी में कई सारे गलतियां भी होती है, लेकिन फिर भी हम उसी को लेकर चलते हैं, ठीक है, उसको लेकर चलते हैं, मान के चलते हैं कि वही हमारा सही है। और ईयर का 1-2 साल का हर अलग अलग बुक्स में, अलग अलग रेफरेंस बुक्स में 1-2 साल इधर उधर हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो एनसीईआरटी में ईयर दिया है, हम उसी ईयर को फॉलो करेंगे, ठीक, क्लियर है? ऑल राइट। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एमजे स्क्लेडेन जर्मन बॉटनिस्ट थे। अगर आप लोग गूगल का सहारा लोगे तो शायद इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करके देगा गूगल। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि गूगल का भरोसा नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो। आजकल बहुत ही इजी हो गया है ना, कुछ भी हो गूगल में डालो, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या गूगल में डालने वाले कौन होते हैं, ठीक है, और उसमें कई सारे रेफरेंस बुक्स में अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग चीजों को लिखा होगा, लेकिन वो मिलता जुलता होता है। हम लोग बुक्स को नहीं रेफर करेंगे, वो सारे बुक्स नहीं पढ़ते हम। आज हम जो एनसीईआरटी में कुछ चीजें, कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं, वो फैक्ट्स मेडिकल बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से दिया होता है, थोड़ा सा बदल के, थोड़ा सा चेंज करके होता है उसमें, है ना। मेडिकल के बुक्स होते हैं, तो हमारे पास इस एक सेल के चैप्टर के लिए साइटोलॉजी का बुक बहुत सारे मार्केट में है, बहुत सारे ऑथर्स ने लिखा है कि नहीं है? तो अलग अलग ऑथर्स में भी हो सकता है कि इसमें ईयर में थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, ठीक है। तो लेकिन कुछ भी हो, एनसीईआरटी को ही मानना चाहिए। गूगल से कभी भी आपका जो एग्जाम है, चाहे वो नीट का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, वो गूगल नहीं देखेगा कि आप जाकर नहीं बोलोगे कि गूगल में देखो ये तो दिया हुआ है, आप ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जो बुक प्रेफर किया है वो है एनसीईआरटी, और इसी एनसीईआरटी से ही वो रेफरेंस मानकर चलता है कि एनसीईआरटी में जो है वही सही है। और एनसीईआरटी को लिखने वाले जो ऑथर्स होते हैं वो बेवकूफ नहीं होते, ठीक है। और इस एनसीईआरटी को चैलेंज भी किया जा सकता है, अगर ये एनसीईआरटी गलत दिखाता है, उसको चैलेंज करके भी कई सारे लोग चैलेंज करके उसको चेंज कर देते हैं कि नहीं सर ये गलत है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को ही हम मानते हैं कि 100% सही है। गूगल पे रिलाय मत होइए, गूगल पे भरोसा मत करिए। एनसीईआरटी जो कहता है उसको एक लकीर मतलब एक ठोस प्रूफ मानकर आप आगे बढ़िए, ठीक है, और एनसीईआरटी को ही फॉलो करिए। ऑलराइट, ओके। सो यहाँ पे स्क्लेडेन स्क्वान सेल थियरी बहुत सारी चीजों को दिया,
फिर उसके बाद उन्होंने सेल थियरी को थोड़ा सा फाइनल शेप दिया और कई सारे पॉइंट्स उन्होंने बोला। ठीक है, वो हमने लिखवा दिया है, सेल थियरी के पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। राइट, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं स्टोरी क्या है ना, सेल के बाद देखते हैं। तो कभी भी गूगल पे भरोसा मत करिए। जो भी भरोसा करना है बुक्स पे भरोसा करिए, अपने टीचर्स पे भरोसा करिए और बुक्स पे भरोसा करिए। ठीक है, जो बुक कह देता है एनसीईआरटी उसी को मानकर चलिए और बाकी किसी भी बुक्स को मत देखिए। भले आप जो रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल करते हो, मे भी हो सकता है कि उस रेफरेंस बुक में एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग दिया हो, लेकिन फिर भी आपको क्या मानना है, एनसीईआरटी मान के चलना, उस रेफरेंस बुक्स को नहीं मानना है, एनसीईआरटी को मानना है। ठीक है, आपने 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, आपने 10th स्टैंडर्ड में शायद एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, या 9th स्टैंडर्ड में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, ऑनियन चीक सेल एक्सपेरिमेंट। ऑनियन सेल या चिक सेल एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा। वो क्या किया था, ऑनियन सेल एंड चिक सेल का एक्सपेरिमेंट? आपके एनसीईआरटी में कहता है, एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट है ये, ऑनियन पील और ह्यूमन चिक सेल का एक्सपेरिमेंट के ऊपर, है ना। हमने जब वो एक्सपेरिमेंट किया तो कैसे किया एक्सपेरिमेंट? हमने जब वो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि हमारा जो ह्यूमन चीक सेल है, हम यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा सेल निकालते हैं, उसको स्टेन करते हैं, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। ऑनियन पील भी वही हाल है, ऑनियन को पील को लेते हैं हम माइक्रोस्कोप पे, उसको स्टेन करने के बाद हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमें आउटर बाउंड्री दिखता है। हमें क्या दिखता है, आउटर बाउंड्री दिखता है। तो हमारे पास क्या होते हैं, आउटर सेल के आउटर बाउंड्री दिखेंगे। अगर हम ऑनियन चीक से लेंगे तो हमारा आउटर बाउंड्री क्या दिखेगा, हमारा आउटर बाउंड्री दिखेगा सेल वॉल, है ना। अगर हम ऑनियन पील लेते हैं तो हमें क्या दिखेगा, बाहर में ये ऑनियन पील लेते हैं तो क्या दिखेगा, ये ऑनियन सेल में देखेंगे हाँ, तो हमें मिलेगा आपको आउटर बाउंड्री एज अ सेल वॉल, है ना। और इसके बाद इसमें क्या होंगे, इसके बाद होंगे इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद इसमें क्या होंगे, इसमें होंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारे इसके अंदर मिलेंगे आपको सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर हम ऑनियन पील देखें तो ऐसा दिखेगा, और इसके अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा और बाकी सारे वैक्यूल्स और सेल ऑर्गेनल्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, यही अगर ह्यूमन सेल अगर लेते हैं तो ह्यूमन सेल का आउटर पार्ट हमें क्या दिखाई देगा, ह्यूमन सेल का एज अ ह्यूमन चीक सेल हमें बाहर में जो मेम्ब्रेन दिखाई देगा, ये क्या है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। यानी एनिमल सेल में क्या नहीं होते, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होते। दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनीवेज, और उसके बाद क्या होंगे इसमें, इसके अंदर होंगे आपको न्यूक्लियस और बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स, बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, बाकी सारे इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होंगे। ऑलराइट, तो ये है आपका चीक सेल, ये है आपका चीक सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल ये आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। ये पूरा आपको एक्सपेरिमेंट का एक छोटा सा जिस्ट दिया है। उसके बाद हमारे पास जो सेल होते हैं, अगर उसको हम डिवाइड करते हैं, अगर हम सेल को डिवाइड करते हैं तो सेल में कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल आपको दिखाई देंगे, कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल दिखाई देंगे। कौन कौन से सेल दिखाई देंगे, एक आपको सेल को हम अगर न्यूक्लियस के बेसिस पे, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो पहला आएगा आपका प्रोकैरियोटिक सेल, पहला आएगा आपका
प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा आएगा आपका यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ये हम न्यूक्लियस के बेस पर अगर हम सेल को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा दो तरह के सेल। अगर हम इस सेल को सेल नंबर के बेस पर अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमें सेल नंबर, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, ये सेल को हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पर हमने डिवाइड किया। ये यूकैरियोटिक सेल को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू टाइप्स। वन इज योर प्लांट सेल एंड सेकेंड इज योर एनिमल सेल। ठीक है, फर्स्ट वन इज योर प्लांट सेल, सेकेंड वन इज योर एनिमल सेल। ऑलराइट, सो हम इसको इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। सेल को हम न्यूक्लियस के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पहले आएगा प्रोकैरियोटिक और दूसरा आएगा यूकैरियोटिक। यहां पे जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में आपका जो प्रो दिखाई दे रहा है यहां पे, ये प्रो क्या है, प्रो, और ये आता है कैरियोटिक। कैरियोटिक जो है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कैरियन को, यानी कैरियन। और इस कैरियन का मतलब क्या है, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या है, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। ठीक है, सो कैरियोटिक सेल, इसका मतलब ये फॉल्स न्यूक्लियस, फॉल्स न्यूक्लियस, और कह सकते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस। इसका मतलब ये होता है कि अभी न्यूक्लियस प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो पहले ऑर्गेनिज्म आया वो आपको क्या आया, पहले जो ऑर्गेनिज्म आया वो प्रोकैरियोटिक सेल आया, राइट। पहले जो ऑर्गेनिज्म आया वो प्रोकैरियोटिक सेल आया। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल आपको कह सकते हैं कि हमारे पहले ऑरिजिनेट हुआ, तो उसमें अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, उसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल मिला है। तो एक सेल, हम टिपिकल सेल अगर हम बनाते हैं, अगर हम एक टिपिकल सेल बनाते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या है, मान लीजिए कि हमारे जो प्रोटीन्स हैं, तो पहले धरती पर आए मीटियोर्स ने कई सारे अमीनो एसिड आए, ये अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाएंगे, ये अमीनो एसिड मिलकर क्या बना सकते हैं, डीएनए बनाएंगे, जेनेटिक मटेरियल बनाएंगे, प्रोटीन और अमीनो एसिड सब मिलकर बनाएंगे जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो पहले आपको क्या बना, पहले बना डीएनए, पहले डीएनए बना, तो यहाँ पे डीएनए बनता है, ठीक है, पहले आपको डीएनए बना, लीनियर डीएनए, कॉइल्ड डीएनए, ठीक है, डीएनए बना। उसके बाद आस पड़ोस में कई सारे ग्रैन्यूल्स इकट्ठा हुए, रिबोसोम्स, और फिर क्या हुआ, ये कवर फॉर्म हुआ, एक क्या फॉर्म हुआ, एक कवर फॉर्म हुआ, और उसमें कुछ डेवलपमेंट हुए, और इसको हमने कहा कि ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में अभी यहाँ पे डेवलपमेंट बाकी है, यानी ये न्यूक्लियस नहीं है, ये खाली जेनेटिक मटेरियल है। और एक न्यूक्लियस हम किसको कहेंगे, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, जेनेटिक मटेरियल वहां पे हो, न्यूक्लियोप्लाज्म हो, ये सब कुछ हम कहते हैं कंप्लीट एक न्यूक्लियस बनाते हैं। उसमें आपको न्यूक्लियोप्लाज्म कितना है कितना नहीं है ये सब से उतना मतलब नहीं रखता है, लेकिन अगर न्यूक्लियस हम कहेंगे तो न्यूक्लियस अगर हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियस है, तो हमें इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसमें पहला तो होना चाहिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए। उसके बाद इसमें क्या होना चाहिए, उसके बाद इसमें होना चाहिए न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाद आता है जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर होना चाहिए, न्यूक्लियोसोम होगा, न्यूक्लियोलस होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं, ये होना ही चाहिए, ठीक है, ये होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यानी ये न्यूक्लियस है ही नहीं, और इसीलिए हम इसको कहते हैं फॉल्स न्यूक्लियस।
इसीलिए हम इसको कहते हैं फॉल्स न्यूक्लियस और प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड इन दिस पर्टिकुलर सेल, और इसीलिए हम इसको कहते हैं फॉल्स प्रोकैरियोटिक सेल। इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट आएगा यूकैरियोटिक सेल। हम इस यूकैरियोटिक सेल हम इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड होता है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। हमारे पास प्लांट सेल है, हमारे पास एनिमल सेल। सो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, तो हमने इसको हमने क्या किया, न्यूक्लियस होते हैं लेकिन उसमें भी कई सारे वेरिएशंस हैं, है ना, कई सारे वेरिएशंस। फॉर एग्जांपल कुछ न्यूक्लियस जो होते हैं वो कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस तो है लेकिन उनमें सेल वॉल नहीं है। कुछ ऐसे न्यूक्लियस है, कुछ ऐसे सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस तो है लेकिन उसमें क्या नहीं है, उसमें सेंट्रोसोम नहीं है, यानी उसमें क्या है, उसमें आपको दूसरा कुछ सेंट्रोसोम नहीं है। कुछ ऐसे सेल तो हैं जिनमें न्यूक्लियस तो है लेकिन उसमें क्या नहीं है, उसमें प्लास्टिड नहीं है। मतलब उसमें भी कई सारे वेरिएशंस होते हैं। कुछ ऐसे सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस तो है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में रहता है, वो एनिमल में नहीं रहेगा। कुछ ऐसे सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस तो है लेकिन वो प्लांट में नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल में रहेंगे। तो इनमें भी डिफरेंसेस है, ये न्यूक्लियस वाले सेल में भी डिफरेंसेस है, और उस डिफरेंसेस के बेस पर ही हमने उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन से कैटेगरी में, प्लांट सेल और एनिमल सेल के कैटेगरी में डिवाइड किया। यानी जो सेल न्यूक्लिएटेड सेल जो प्लांट के अंदर रहेगा उसको हम कहेंगे प्लांट सेल। ये न्यूक्लिएटेड सेल है यानी इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, और इसीलिए हमने इसको कहा यूकैरियोटिक। यू मींस ट्रू, ठीक है, यू मींस ट्रू, और कैरियोटिक मींस वेल डेवलप्ड, न्यूक्लियस, कैरियोटिक मींस न्यूक्लियस। सो यूकैरियोटिक मींस ट्रू न्यूक्लियस। तो इट्स ट्रू न्यूक्लियस, यानी यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो जब न्यूक्लियस है फिर भी उसमें कई सारे डिफरेंसेस हैं, और इसीलिए हमने उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब हम इसको कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन लोकेशन हमने यूकैरियोटिक सेल को डिवाइड किया, बेस्ड ऑन लोकेशन। कैसे लोकेशन, तो अगर ये प्लांट में है तो ये प्लांट सेल कहलाएगा, अगर ये एनिमल में है तो ये एनिमल सेल कहलाएगा। सो बेस्ड ऑन लोकेशन ही हमने इसको डिवाइड किया है। Yes or no? So eukaryotic cell is divided into plant cell and animal cell. So plant cell which is present in the plant, animal cell which is present in the animal, only animal, right? समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आ गया है तो प्लीज रेज योर हैंड्स कि समझ में आ गया है, या फिर टिक मार्क कर दीजिए कि समझ में आ गया है। ओके ऑल राइट। तो किसी को अमरजीत को प्रोकैरियोटिक सेल समझ में नहीं आया, फिर से एक बार बताना है। एनीवेज तो ध्यान से सुनिए अमरजीत, यहाँ पे क्या है सब लोग सुन लीजिए एक बार, हम इसको रिप्ले कर देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। सो सेल को हमने क्या किया, सेल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। किस किस कैटेगरी में, तो हमने दो कैटेगरी, यानी अगर कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियस है, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, यानी उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, जेनेटिक मटेरियल है, सब कुछ है। तो कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें सब कुछ प्रेजेंट है, और कुछ सेल ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, वो ऐसे ही फ्लोट कर रहा है, उसको कोई कवर करने वाला नहीं है, उसको कोई शेप नहीं है, ये सब चीजें हैं। कंडेंस नहीं है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में नहीं है, एज ए लीनियर, आपको कॉइल्ड, लीनियर है, कॉइल्ड है, बट वो क्या है, लीनियर भी है, कॉइल्ड भी है। तो ये ऐसे कई सारे सेल्स आपको मिले वेरिएशन के साथ। उस वेरिएशन में हमने क्या किया, उसमें कॉमन क्या है, तो न्यूक्लियस। तो हमने क्या किया कि उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक कैटेगरी को हमने रखा कि ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, यानी यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप नहीं होता है,
वो डेवलप नहीं होता, सो प्रिमिटिव न्यूक्लियस हमने उसको एक कैटेगरी में रखा और उसको हमने कहा प्रोकैरियोटिक, प्रिमिटिव कैरियोटिक, कैरियन व्हिच मींस न्यूक्लियस, सो प्रिमिटिव न्यूक्लियस हमने उसको प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में रखा। फिर हमने देखा कि दूसरा सेट क्या है, न्यूक्लियस इसमें वेल डेवलप्ड है, हमने उसको दूसरे कैटेगरी में रखा, हमने उसको रखा यूकैरियोटिक सेल में। तो बेस्ड ऑन न्यूक्लियस और वी कैन से बेस्ड ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस वी कैन कैटेगराइज सेल इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज, वन प्रोकैरियोटिक, सेकंड यूकैरियोटिक। फिर फर्दर हमने यूकैरियोटिक सेल को क्या किया, बेस्ड ऑन द लोकेशन कह सकते हैं या डिफरेंसेस वी कैटेगराइज्ड इनटू टू डिफरेंट सेल, plant cell and animal cell. Plant cell present in the plants and animal cell makes up the animal tissues and animals. ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है, ऑल राइट। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे अगर तो आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में एक स्टेटमेंट है, राइट, inside each cell there is a dense membrane bound structure called nucleus. ठीक है, there is a dense membrane bound structure called nucleus. This nucleus contains a chromosome which in turn contains the genetic material. तो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में चला गया है न्यूक्लियस के बारे में। उसको एनसीईआरटी को ये लगता है कि हम उसके पहले का सारा चीजें हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, हम लोग सारे कंपोनेंट्स को धीरे धीरे सेल के सारे कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में भी आएंगे, लेकिन उसके पहले जो बेसिक कंपोनेंट्स है सेल का उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले कि हम बेसिक कंपोनेंट्स पे जाए, लेट मी टेल यू एंड लेट मी गिव यू सम होमवर्क। यहाँ पे होमवर्क ये है कि सेल जो होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। सेल जो होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं। तो जो डिफरेंट साइज ऑफ सेल हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट सेल होगा, सबसे लार्जेस्ट सेल होगा, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होगा, है ना। फिर आएगा सबसे लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ऐसे कई सारी चीजें आएंगी। आपको साइज बेसिस पे ये जो कैटेगरीज डिवाइडेड है, इन सारे कैटेगरीज के बारे में लिखकर आना है, यानी लार्जेस्ट कौन सा सेल है, स्मॉलेस्ट कौन सा सेल है ना, उनका साइज क्या क्या है, राइट, साइज क्या क्या है, फॉर एग्जांपल कितने माइक्रोन के, कितने नैनोमीटर के हैं, है ना, कितने सेंटीमीटर हैं, ये सब चीजें आपको लिखकर लाना है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये सब चीजें लिखना है। शेप्स, जैसे साइज है वैसे ही सेल में कई डिफरेंट शेप्स के होते हैं, कुछ स्फेरिकल होंगे आपके सामने है, कुछ पॉलीगोनल होंगे आपके सामने है, कुछ इर्रेगुलर शेप्स के भी होंगे, कुछ क्या होंगे ऐसे इर्रेगुलर शेप्स के भी होंगे। आपने अमीबा का नाम सुना ही होगा, ठीक है, कुछ इर्रेगुलर शेप्स के होंगे। और ये हम कह सकते हैं इर्रेगुलर शेप है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। कुछ क्या होंगे, कुछ ओवल शेप के होंगे, ओवॉइड शेप के होंगे, कुछ ऐसे क्यूबॉइडल शेप के भी मिल सकते हैं आपको, ऐसे आपको क्यूबॉइडल शेप का भी मिल सकता है। ठीक है, कुछ क्या मिल सकता है, क्यूबॉइडल शेप का भी मिल सकता है आपको, कुछ आपको ऐसे लीनियर कॉलमनार भी मिल सकता है, इस तरह के भी सेल्स होते हैं। कुछ आपको न्यूरॉन सेल्स आपको मिलेंगे जो आपको ऐसे डंडा डंडा जैसे आपको मिलेगा, इस तरह के कुछ सेल्स होंगे। यहाँ पे इस तरह के कुछ सेल्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स होंगे जिनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिनमें क्या होगा, जिनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा। कुछ ऐसे सेल्स आपको मिलेंगे जो आपको बाइकॉनकेव होंगे, ब्लड सेल बाइकॉनकेव होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल आपको मिलेंगे। ओके, आप लोगों को अगर हम बता दें तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल हम बता देते, बाकी सब चीजें आप लोगों को करना है। ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है वो आप होता है माइकोप्लाज्मा। लेट मी राइट, आपको होमवर्क भी हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, लिख देते हैं ताकि आप लोग ये ना कहो कि सर मुझे नहीं पता था, नहीं पता था। पहला
सेल क्या होता है, स्मॉल सेल क्या होता है, दूसरा लार्जेस्ट सेल क्या होता है, और हाँ नेम और साइज आपको लिखकर लाना है, साइज, ठीक है। ओके, तीसरा लॉन्गेस्ट सेल क्या है, लॉन्गेस्ट सेल क्या है, उसके बाद लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट। ये हम हर क्लास में कहते हैं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि हर एक सेल पढ़ने वाले स्टूडेंट को पता होना चाहिए, बेसिक्स है, बहुत बहुत बेसिक है। हर क्लास में 8th स्टैंडर्ड से लेकर 9th स्टैंडर्ड से लेकर हम हर क्लास में कहते हैं कि ये पता होना जरूरी है। स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल एंड लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, उसके बाद लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, उसके बाद लार्जेस्ट सेल of particularly human body, then smallest cell of the human body, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ बैक्टीरिया, साइज ऑफ वायरस, ठीक है, साइज ऑफ अ वायरस। फिर उसके बाद ओके, उसके बाद आपका होमवर्क है, ये सब होमवर्क है, ठीक है, सब क्या है, सब होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद एटलीस्ट 10 different shapes of the cell, different shapes of and its name with location, ये आपका होमवर्क है। यानी आपको क्या करना है, कम से कम 10 डिफरेंट शेप ऑफ द सेल लिखना है, उसका नाम और उसका लोकेशन। तो ये आपका होमवर्क है, नोट कर लीजिए। इसमें हम सिर्फ एक बताते हैं, स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, सिर्फ हम एक बताएंगे। स्मॉलेस्ट सेल जो होता है उसको हम कहते हैं पीपीएलओ, या फिर इसका एक और नाम है माइकोप्लाज्मा। अगर कोई आपसे पूछे कि पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको क्या लिखना है, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपका डेफिनेशन मतलब फुल फॉर्म होना चाहिए। इसका साइज क्या है, 0.3 माइक्रोमीटर। सॉरी, ये तो बैक्टीरिया का साइज होता है, ये बैक्टीरिया का साइज होता है। इसका साइज क्या है, इसका साइज होता है आपका माइकोप्लाज्मा का 0.3 क्या होता है, अच्छा 0.3 तो साइज सही है इसका, 0.3 माइक्रोमीटर इसका सही है। तब आपको बैक्टीरिया का क्या होगा, आप मुझे बताइएगा। 0.3 इसका है, तो बैक्टीरिया का क्या है? ये लगभग दोनों थोड़ा सा मिलता जुलता आएगा आपको, ठीक है। ऑलराइट, 0.3 माइक्रोमीटर। नाउ बाकी सब चीजें आपको होमवर्क के रूप में लिखना है, ठीक है, होमवर्क के रूप में लिखकर लाना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं।
ओके तो हमने क्या अभी देखा, अभी हमने डिफरेंट साइज देख लिया, डिफरेंट शेप्स देख लिया है ना, डिफरेंट शेप्स के भी होते हैं, डिफरेंट साइज के भी होते हैं. ओके सो नाउ वी आर एंटरिंग इनसाइड द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल. वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल. पहला हमारा जो कंपोनेंट होता है, फर्स्ट कंपोनेंट आपको पता ही होना चाहिए, वो होता है सेल वॉल. इट इज इन द प्लांट सेल एंड सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल. ठीक है, एनिमल सेल में क्या होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन आउटर वॉल है, और सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में आउटर वॉल है. दूसरा क्या होना चाहिए, साइटोप्लाज्म. दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म. और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस. तो पहले हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है. ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल, फिर साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस. ठीक है, तो पहले लेट्स स्टार्ट विद द सेल मेम्ब्रेन. ओके, अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल. ठीक है, ये क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है बोथ प्लांट सेल में, बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ठीक है, ये क्या होता है, थिन, डेलिकेट एंड परमिएबल और सेमी परमिएबल इन नेचर. सेमी परमिएबल इन नेचर. ठीक है, वो सेमी परमिएबल हो सकता है, परमिएबल होगा या सेमी परमिएबल, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसका जो है वो प्रॉपर्टी होता है. ठीक है, हाँ ओजस्वी बोलिए, क्या प्रॉब्लम है. Okay, so next they are made up of two layer of phospholipid. ऑल राइट, फॉस्फोलिपिड से बने रहते हैं. नाउ अब इस पॉइंट में कुछ कुछ टर्म्स है जो नया हो सकता है, कुछ टर्म्स है जो पुराना हो सकता है. तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम बता देते हैं. सेमी परमिएबल, इसका मतलब क्या है हम ये बताएंगे. फॉस्फोलिपिड का मतलब क्या है हम बताएंगे. ठीक है, इस फॉस्फोलिपिड और दो लेयर से बना है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड lipid. So we can say the plasma membrane is made up of phospholipid bilayer. हम ये फॉस्फोलिपिड क्या है, हम क्यों कहते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट फर्स्ट. तो ये हमारे जो फॉस्फो है, इट इंडिकेटिंग फॉस्फेट्स. सो हम यहां पे लिखेंगे फॉस्फेट्स प्लस लिपिड. और लिपिड क्या है, लिपिड मतलब फैट है ना. लिपिड क्या है, लिपिड इज अ फैट. लिपिड हम फैट को भी कहते हैं. तो फॉस्फेट होगा और लिपिड होगा, दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे. सो लेट्स से lipid molecule. This is lipid molecule. So phosphate and lipid, that we call phospholipid layer. ठीक है, क्या है, phospholipid layer. So they are made up of two layer of phospholipid. यानी दो लेयर होते हैं फॉस्फोलिपिड के. यानी ये लेयर है और दूसरा ये एक लेयर है. मतलब इस तरह का एक लेयर बनेगा, दो लेयर का एक मेम्ब्रेन बनेगा. ये हमेशा ऑपोजिट पे रहता है और उल्टा ही रहता है. इसका जो फॉस्फेट, ये फॉस्फेट है यहाँ पे और यहाँ पे फॉस्फेट है. ये लिपिड है और ये लिपिड है. तो लिपिड एक दूसरे के
और एक दूसरे के पास होते हैं और फॉस्फेट एक दूसरे से दूर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो लेयर मिलकर आपको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनाएगा। चलो, उसके बाद आता है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब क्या है? परमिएबल का मतलब क्या, पहले वो पढ़ेंगे तो सेमी का मतलब समझ में आ जाएगा। परमिएबल का मतलब होता है दे आर अलाउड टू पास थ्रू। अगर कोई मेम्ब्रेन है, अगर कोई यहाँ पे क्या है, मेम्ब्रेन है और दो अलग अलग चेम्बर है, यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे सॉल्ट है, या फिर यहाँ पे भी वाटर है। अब क्या होगा, अगर ये परमिएबल है तो ये दोनों तरफ इजीली क्रॉस कर लेगा, है ना, सारे मॉलिक्यूल्स इजीली यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में क्रॉस कर लेंगे। अगर सेमी परमिएबल रहेगा तो कुछ मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कई जगह पर, मैक्सिमम जगहों पर ये क्या होता है, सेमी परमिएबल होता है, और कई जगह पे परमिएबल भी यहाँ पे हम देखते हैं, इम्परमिएबल भी आता है, सो दैट इज डिफरेंट। लेकिन हम बेसिकली देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन हमारा सेमी परमिएबल होता है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? तो प्लाज्मा का मतलब क्या होता है? प्लाज्मा का मतलब हमने लास्ट क्लास में बताया था, फ्लूइड। प्लाज्मा का मतलब क्या है? फ्लूइड, है ना। प्लाज्मा मतलब क्या है? फ्लूइड। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी फ्लूइड मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? फ्लूइड मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये नहीं होता कि मेम्ब्रेन फ्लूइड का है, नहीं, फ्लूइड को कवर करके एक मेम्ब्रेन है और उसको कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फ्लूइड को कवर करके एक मेम्ब्रेन है, हम उसको क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। क्लियर है? नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बिफोर दैट लेट मी टेल यू, मान के चलो कि हमारा ये क्या है, ये कुछ फ्लूइड है, यहाँ पे कुछ फ्लूइड है जिसमें एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, एंटीबॉडीज है, या एंटीबॉडीज रहने दीजिए, एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, ग्लूकोज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई सारे इसमें वाटर है ना, कई सारे यहाँ पे कंपोनेंट है। और ये ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ये ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए, हाथ में हमने पानी लिया, हमने इस पानी को क्या कर दिया? छोड़ दिया, तो क्या हुआ? बिखर गया। और बिखरता है तो किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही जगह पे रहेगा, वो मूव कर जाएगा, वो स्प्रेड होगा, फैलेगा, यस और नो, वो मूव करेगा। तो उसको अगर हम एक कटोरे में रख दें या एक हम बलून में भर के रख दे, तो क्या होगा? बलून में जो भर के रखेंगे तो बलून के अंदर क्या है? पानी है, और बलून का जो आउटर स्किन है वो क्या किया? उस पानी को स्टोर करके है ना। तो वो हम उसको क्या कहेंगे? वो जो बलून है वो क्या है? इसके अंदर पानी है, वो बलून है मेम्ब्रेन, जिसके अंदर पानी हमने भर दिया है। तो मेम्ब्रेन क्या किया? उस पानी को प्रोटेक्ट किया है, फैलने से रोका, एक शेप दिया है, एक प्रोटेक्शन दिया है उसको। तो वो जो मेम्ब्रेन है वो क्या? बलून है, और उससे वैसा ही एक मेम्ब्रेन, उसको हम कह सकते हैं फ्लूइड मेम्ब्रेन, उसको हम कह सकते हैं फ्लूइड मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैसा ही एक मेम्ब्रेन यहाँ पे भी बन जाता है, वैसा ही एक मेम्ब्रेन यहाँ पे भी बन जाता है, जो कि अंदर के फ्लूइड को प्रोटेक्ट करके रखता है। सो फ्लूइड का मेम्ब्रेन, फ्लूइड के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहेंगे फ्लूइड का मेम्ब्रेन, और वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम उसको कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम क्यों कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन हम क्यों कहते हैं, क्लियर हो जाना चाहिए आपको। क्योंकि देखो, हम एनिमल प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो सेल का आउटर पार्ट है। लेकिन यहाँ पे तो सेल का आउटर पार्ट एनिमल सेल में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, और इसीलिए हम उसको सेल मेम्ब्रेन भी कहेंगे, क्योंकि वो कंप्लीटली क्या बनाता है? एक सेल बना रहा है, इसीलिए हम उसको सेल मेम्ब्रेन भी कहेंगे। और क्योंकि प्लाज्मा को कवर कर रहा है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहेंगे। क्लियर है? ये बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर है आपको? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, आई होप। क्लियर है तो प्लीज टिक मार्क आपके ऑप्शन में होगा
टिक कर दीजिए ताकि पता चल जाए हमें। ओके ओके, कई सारे हैं जिन्होंने टिक नहीं किया, इसका मतलब समझ में नहीं आया। सिद्धि, ऋतुकल, अच्छा समझ में आ गया। साहिना, तबस्सुम, रोहित, अनमोल, प्रिया, अभिषेक कुमार, इन लोगों को समझ में नहीं आया। अर्चना गांधी, अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से बता सकते हैं, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। आ गया, ओके। देखिए सब लोग सोइए नहीं, ठीक है, सोना नहीं है यहाँ पे। सुबह का समय है, 10 बजे का समय है, नहाकर खाकर आप आके बैठे होंगे पंखा के नीचे, अगर बैठे नींद ऑब्वियसली आएगी। लगता है एक जुड़े हैं इसमें से मैक्सिमम लोग, लेकिन ऐसा ना करिए, सोइए नहीं, इंटरेस्ट क्रिएट करिए इसमें, ठीक है। ये पढ़ना है, ये जरूरी है, ये बेसिक है और ये आपको जानना ही है। इसमें नींद आए तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे नींद नहीं बुलाइए, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, ठीक है। चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में हम लोग एनालिसिस करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के साथ पढ़ते हैं कि क्या है, कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ओके, नाउ हमने, चलो पहले बनाते हैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मान के चलो कि स्फेरिकल शेप का सेल है, मान के चलो क्या है, ये एक स्फेरिकल शेप का, स्फेरिकल बोल रहे हैं, ये स्क्वायर या क्यूबॉइडल किसी भी तरह का कोई भी एक शेप का एक सेल है और ये एनिमल सेल है। इसके आउटसाइड में क्या है, इसके आउटसाइड में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अच्छा सेल है ये जो सेल का जो इंटरनल पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट, और ये बाहर वाला रीजन क्या है, ये बाहर का रीजन, ये कंप्लीटली बाहर का, सेल का बाहर का रीजन है और ये सेल का अंदर का रीजन है। सेल के बाहर में हमें मान के चलो कि यहाँ पे दूसरा सेल यहाँ पे इनिशिएट हो जाएगा, दूसरा सेल होगा यहाँ पे। मान के चलो कि यहाँ पे किसी कोई और सेल है, यहाँ पे कोई और सेल है, यहाँ पे कोई और सेल है, ठीक है। कई सारे सेल्स होंगे, राइट, आस पड़ोस में कई सारे सेल्स होंगे। हम यहाँ पे बना दिए सेल्स, डिफरेंट सेल्स, बहुत सारे सेल्स हमने यहाँ पे बनाया है, बहुत सारे सेल्स हमने यहाँ पे बना दिया है। जितने भी सेल्स हमने यहाँ पे बनाए हैं, जितने भी सेल्स हमने यहाँ पे बनाया है, उन सारे सेल्स में, सेल्स के बीच में जो यहाँ पे जो गैप देखो, यहाँ पे सेल का अंदर वाला रीजन है, ये सेल का अंदर का रीजन है, सेल का अंदर का रीजन है, सेल का अंदर का रीजन है, ठीक, हम लिख देते हैं इनसाइड इनसाइड इनसाइड। ये इनसाइड है, ये भी इनसाइड है, ये इनसाइड है, ये सेल के अंदर है, सेल अंदर है, सेल का अंदर का रीजन है, ठीक है। और ये क्या है, ये आउटसाइड है, ये सेल का बाहर का रीजन है, बाहर का रीजन है पूरा, ठीक है। क्या है, बाहर। तो जो सेल के अंदर है, सेल के अंदर का इनसाइड वाला रीजन, हम उसको क्या कहते हैं, हम सेल के अंदर में जो रीजन होता है हम उसको कहते हैं ICM, इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स, इंट्रासेल्युलर इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स, ठीक है। इंट्रासेल्युलर इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स, ठीक है, इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। वहीं अगर हम सेल के बाहर वाले रीजन को हम क्या कहेंगे, तो सेल के बाहर वाले रीजन को हम क्या कहेंगे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग बताइए कि सेल के बाहर वाले रीजन को हम क्या कहेंगे। एक कॉमन एक सेल को हम लेते हैं और एक सेल के बाहर के रीजन को हम क्या कहेंगे, टेल मी कम ऑन। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हम क्या कहेंगे, ECM, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सो इंटरनली जो अंदर में है उसको हम कहेंगे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स और इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स,
और जो बाहर में है उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी बाहर का रीजन, तो हम इसको कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। हम एकदम बेसिक तक जा रहे हैं, एकदम हम बॉटम से लेकर जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और ये है इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे कि अगर ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है तो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल से बाहर, तो इसमें क्या क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, और इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या क्या होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आपको वाटर होंगे, एंजाइम्स होंगे, ठीक है, एंजाइम्स होंगे, और कुछ अमीनो एसिड्स होंगे, मिनरल्स होंगे, या फिर हम कह सकते हैं आयोन्स होंगे, आयोन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई सारी अदर चीजें होंगी। सिमिलरली अंदर में भी आपको वाटर होगा, ठीक है, वाटर होगा, एंजाइम्स होंगे, ठीक है, हॉर्मोन्स होंगे, हॉर्मोन्स को मारो गोली, हॉर्मोन्स को हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, वाटर, क्योंकि कुछ हॉर्मोन्स भी होते हैं इसके अंदर। वाटर होंगे, एंजाइम्स होंगे, राइट, उसके बाद इसमें होंगे आपको अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, आयोन्स, या फिर हम लिखेंगे सॉल्ट्स, ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत सारे अदर चीजें भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स और ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर हम बात करें तो एक सेल और दूसरे सेल के बीच का जो मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एक सेल के बाहर के रीजन को कहेंगे। लेकिन अगर हम दो सेल को कंपेयर करके कहेंगे तो उस स्पेस को हम कहेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। क्या कहेंगे? इंटरसेलुलर स्पेस। एनीवेज, नाउ लेट्स मूव ऑन, लेट्स फोकस हियर। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ये इसमें क्योंकि वाटर ज्यादा होता है, इसमें क्योंकि वाटर ज्यादा होता है, वाटर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, तो ये क्या होगा? ये हाइड्रोफोबिक होगा कि हाइड्रोफिलिक होगा? या ये पोलर, वाटर ज्यादा पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? ये पोलर रीजन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? पोलर रीजन, क्योंकि वाटर सब्सटेंस यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल वाटर ज्यादा है और इसीलिए क्या है? पोलर रीजन है। और पोलर में पोलर बॉडी, यहाँ पे पोलर सब रीजन है, और ये क्या है? ये भी वाटर इसमें ज्यादा होता है, ये भी पोलर रीजन कहलाएगा। तो ये अंदर वाला भी पोलर है और बाहर वाला भी पोलर है। ठीक है, चलो अब हम बात करें, ये पर्टिकुलर, ये क्या है? ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल का मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम सेल के मेम्ब्रेन को थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं। सेल के मेम्ब्रेन को क्या करेंगे? थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर इसका कैसा है, क्योंकि हमने कहा कि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का होता है ना? तो ये एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, और हमने कहा कि फॉस्फेट दोनों ऑपोजिट में रहता है। ठीक है, एक फॉस्फेट है, ये दूसरा फॉस्फेट है, तीसरा फॉस्फेट है, चौथा फॉस्फेट है, पांचवा, छठा, कई सारे यहाँ पे फॉस्फेट ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे भी कई सारे फॉस्फेट होंगे, है ना, ऑपोजिट एंड में। उसके बाद लिपिड का बाइलेयर होगा, तो यहाँ पे होंगे लिपिड का बाइलेयर, लिपिड का ऐसे यहाँ पे बाइलेयर है। और ये जो लिपिड है, ये क्या? फैटी एसिड है। क्या है? फैटी एसिड है। ठीक है, ये लिपिड का बाइलेयर है। तो इसी तरह से आपको बने रहते चारों तरफ ये ऐसा ही बना रहता है। ठीक है, हम बना देते हैं। ठीक है, ऐसे ही चारों तरफ ये प्रेजेंट रहते हैं।
ठीक है, तो ऐसे आपको चारों तरफ ये ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने एक छोटे से रीजन को हमने क्या किया, बड़ा कर दिया, छोटे से रीजन को हमने तोड़कर इसको हमने बड़ा किया। इसको हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सिर्फ एक को हम बाहर निकालते हैं। हमने बनाया फॉस्फेट मॉलिक्यूल और फिर हमने बनाया एसिड, बनाया यहाँ पे फैटी एसिड, और फिर हमने क्या बनाया, फिर हमने बनाया एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है, ये फैटी एसिड है, ये मतलब लिपिड है, ठीक है, लिपिड है। चलो लिपिड लिख देते हैं, लिपिड। क्लियर है? ये जो हमारा फॉस्फेट मॉलिक्यूल है ये क्या होता है, ये होता है पोलर। ये क्या होता है, पोलर। ये क्या होता है, वाटर लवर होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, यानी हम इसको कहेंगे हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक होता है। ये भी क्या फॉस्फेट है, तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा वाटर सॉल्युबल, और ये भी क्या होगा, हाइड्रोफिलिक। पोलर मॉलिक्यूल क्या है, पोलर मॉलिक्यूल, ये भी है पोलर मॉलिक्यूल, इट कैरी सम चार्ज। ये क्या है, फैटी एसिड। ये क्या है, फैटी एसिड्स है। ये जो हमारा फैटी एसिड है ये क्या होता है, ये होता है वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, यानी हाइड्रोफिलिक, सॉरी हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, विच मींस ये दोनों क्या है, ये दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर सब्सटेंस। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? दो फॉस्फेट हमारे पास है, बाहर वाला सब फॉस्फेट है, ये भी फॉस्फेट है, लिपिड है, और ये दो लेयर में बने हैं, और ये ऐसे ही दो लेयर, चारों में ऐसे ही दो लेयर हुए होंगे। हमने सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे बनाया है, आप लोग चाहो तो पूरा बना सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो, इसमें ऐसे पूरा बना सकते हो। ठीक है, हमने छोटा सा एरिया बनाया है। ये जो आपका बाहर वाला जो रीजन है, ये बाहर वाला क्या है, ये बाहर वाला ये पर्टिकुलर एरिया हम इसको कहेंगे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल है। और ये जो नीचे का है ये क्या है, ये फैट्स है, फैट है ना, फैटी एसिड है, यानी लिपिड मॉलिक्यूल है। और हमारा जो बाहर वाला रीजन है ये फॉस्फेट, यानी जो रेड कलर का दिख रहा है ये फॉस्फेट है। और हमारा फॉस्फेट वाटर सॉल्युबल होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है, जो वाटर में सॉल्युबल हो सकता है, और वाटर में सॉल्युबल यानी वाटर लवर। सो वाटर लवर इन द सेंस हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। तो हमारा फॉस्फेट हाइड्रोफिलिक है। वहीं अगर हम फैट की बात करें तो ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। कभी भी अगर तेल को, मान के चलिए आप तेल ले लीजिए थोड़ा सा, और 2-4 बूंद 5 बूंद तेल ले लीजिए, और एक कटोरे पानी ले लीजिए, उस पानी में आप जितना तेल डालोगे, क्या पानी और तेल मिल सकता है? नहीं मिलेगा, क्योंकि तेल में फैट होता है, फैटी एसिड्स होते हैं। तेल में क्या होते हैं, ऑयल में फैट होते हैं, लिपिड होते हैं, और इसीलिए वो क्या होते हैं, वो सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो हमारे फैटी एसिड क्या है, हमारे जो लिपिड मॉलिक्यूल है ये वाटर इनसॉल्युबल है। क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है, यानी ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेटर है, यानी ये हाइड्रोफोबिक है, which means it is, and again it is non polar molecule। तो हमारे जो पोलर मॉलिक्यूल है, ये एक साइड का पोलर मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के पास होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तरफ होता है, और दूसरे एंड का जो हमारा फॉस्फेट है पोलर मॉलिक्यूल या इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तरफ होता है। ठीक है, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तरफ और दूसरा साइड होता है इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स की तरफ, और बीच में होते हैं आपको लिपिड मॉलिक्यूल। ऐसा ही स्ट्रक्चर, जो ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको देखकर, ऐसा स्ट्रक्चर को देखकर कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने गलत समझ लिया। क्या गलत समझ लिया? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उन लोगों को गलत समझ लिए, और उनको लगा
ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये दो सैंडविच की तरह है। ये क्या है? एक सैंडविच की तरह, यानी दो यहाँ पे फॉस्फेट दो लेयर और बीच में लिपिड जो है वो मॉलिक्यूल सैंडविच है। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट ने इस मॉडल को एक्सप्लेन किया और इसका नाम रख दिया सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल, ठीक है, ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम कहते हैं सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन ये क्या नहीं कर पाए? बहुत सारी चीजों को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जिनका जवाब इन लोगों के पास नहीं था। आपका होमवर्क यही है कि सैंडविच मॉडल, जो सैंडविच मॉडल के बारे में जिन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सैंडविच मॉडल का है, ये कौन साइंटिस्ट थे या कौन साइंटिस्ट थे, या सिंगुलर प्लूरल, एक साइंटिस्ट या दो साइंटिस्ट, कितने साइंटिस्ट थे और क्या नाम है? उस साइंटिस्ट का नाम आपको लिखकर आना है। उस साइंटिस्ट का नाम आपको लिखकर आने में भी बॉटनिस्ट, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट वो साइंटिस्ट थे और वो साइंटिस्ट का नाम हमें चाहिए जो सैंडविच मॉडल एक्सप्लेन किए थे। इसके साथ साथ हमारा कई सारा और भी मॉडल को एक्सप्लेन किया गया। वो सारे मॉडल का नाम और वो सारे मॉडल कौन से साइंटिस्ट ने वो जो है वो नाम दिया और कौन से साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, फिर कौन से साल में एक्सप्लेन किया, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको होमवर्क के तौर पे करके आना है। आपके बुक में मिल जाएगा, आप अपने बुक में ढूंढ लीजिएगा, आपके बुक में मिल जाएगा, ठीक है, नेट पे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मल एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा तो कुछ मिल सकते हैं, और रेफरेंस बुक अगर आपके पास है तो रेफरेंस बुक से भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अगले क्लास में हम वो सारे मॉडल के बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम आपको बताएंगे ब्रीफ में, ठीक है। लेकिन उससे पहले कि हम बताएं, आपको क्या करना है, आपको पहले से एक बार पढ़ लीजिए और मुझे होमवर्क के तौर पे सबमिट करिए। होमवर्क की अगर बात करें तो यहाँ पे कई सारे मैक्सिमम लोग हम बता रहे हैं, मोर देन 10 स्टूडेंट्स होमवर्क सबमिट नहीं करते हैं। और जो होमवर्क सबमिट नहीं कर रहा है उन पेरेंट्स को, या फिर हम कोऑर्डिनेटर जो है उनके पेरेंट्स के साथ वो वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, क्यों होमवर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि होमवर्क हम दे रहे हैं और आप लोग अगर होमवर्क कर रहे हैं इसका मतलब आप लोग अटेंटिव हैं और हमारे सब्जेक्ट के प्रति ऑनेस्ट हैं। लेकिन अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं, अभी देखो होमवर्क नाम लिया, अभिनव कुमार लेफ्ट हो गए, ठीक है, तो ये अगर आप होमवर्क नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। इसका मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, या अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, या फिर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। तो कुछ भी हो, वो सारी चीजें आप लोगों को शेयर करना है कि क्या प्रॉब्लम है, कि क्यों होमवर्क नहीं कर रहे हो। तो होमवर्क करना आपका प्राइम टाइम धर्म है, आपको करना है, बेसिक काम है आपका ये, राइट। तो होमवर्क करके आइएगा। साइंटिस्ट का नाम, सैंडविच मॉडल और बाकी सारे मॉडल्स के साइंटिस्ट के नाम, मॉडल का क्या नाम है, साइंटिस्ट का क्या नाम है, कौन से साल में और कौन से साइंटिस्ट ने ये बताया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है, वो सब आपको बताना है। लेकिन जो आजकल जो अप्रूव्ड है, आजकल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल जो है वो उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोसाइक मॉडल। उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोसाइक मॉडल, ठीक है। और इसको सैंगर एंड निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट ने मिलकर इस फ्लूइड मोसाइक मॉडल को एक्सप्लेन किया। अभी बाकी हुआ है, अभी बहुत कुछ स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज इसके बारे में पढ़ना है, बहुत सारे अभी स्ट्रक्चर खत्म नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। एनीवेज, फिर भी हम बता दें कि फ्लूइड मोसाइक मॉडल ही है वो मॉडल जो कि हम लोग वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड मॉडल है, सारे थियरीज को प्रूव किया है उन लोगों ने, साइंटिस्ट ने, और वो एक्सेप्टेड है। नाउ अगर हम बात करें कि ये है वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, ये भी है वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, और ये है फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल। मतलब कि ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है जो कि बाहर से अगर अंदर आना चाहे, और वो अगर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है और ये अंदर आना चाह रहा है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, ये अंदर आना चाह रहा है, तो ये इस फॉस्फेट के लेयर को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन क्या इस लिपिड के लेयर को क्रॉस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, यहीं पर अटक जाएगा।
अगर कोई वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल यहां से अंदर से बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो वो इस लेयर को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन यहां पे आकर अटक जाएगा, इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये लिपिड मॉलिक्यूल सॉल्युबल होगा ही नहीं कि तो कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल, कोई भी वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, एज इट इज ऐसे ही क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स कैसे होंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर अगले क्लास में मिलेगा। ठीक है, अगले क्लास में हम इसके और डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे और बाकी सारे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपका ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क ध्यान से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए और फिर उसके बाद मिलते हैं अगले क्लास में अगले सप्ताह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और होमवर्क जरूर करिएगा। ठीक है, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है कि जितने भी मॉडल्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो सारे मॉडल्स, उनका नाम, कौन से मॉडल का नाम क्या है, साइंटिस्ट का नाम क्या है, कौन से साल में वो मॉडल को एक्सप्लेन किया है, ये 3 इंफॉर्मेशन, जितने भी मॉडल बने हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, वो सारे मॉडल आपको हमें सबमिट करना है लिखकर। ठीक है, ये है आपका होमवर्क था और इसके पहले हमने जो होमवर्क दिया वो बोर्ड पे आपको था ही। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, अंटिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। हाँ, और बायोलॉजी से प्यार करना शुरू करिए। ठीक है, ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सी यू ऑल, बाय।